बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। इस संरक्षण बताने से पहले मैं आपको बताएं कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जीवों में विविधता। जैव विविधता रिफर्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए गिवन प्लेस। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए गिवन प्लेस इट कॉल्स इट्स बायोडाइवर्सिटी। किसी जैव विशेष स्थान विशेष पर रहने वाले विविध प्रकार के जीव की संख्या को हम बायोडाइवर्सिटी के द्वारा जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी में जब किसी स्थान विशेष पर कोई प्लांट रहता है, पौधों की वैरायटी रहती है, स्पीसीज रहती हैं, तो इसको हम जानते हैं फ्लोरा के नाम से। ठीक इसी प्रकार से जब बहुत सारे जीव किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं तो इसको फौना के नाम से जानते हैं। ये हमको वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम और इन दोनों के क्या रिलेशंस है, इन दोनों के बारे में हमको बताता है। अब हम आपको बताएंगे कि इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी में ये देखा जाए तो बहुत सारे प्लांट्स किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। इसको हमने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया भी एक स्पेसिफिक प्लेस है और यहाँ लगभग 30,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी भी अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी प्रजातियां आपस में जब मिलती हैं तो प्लांट एनिमल का आपस में क्या इंटरेक्शन है और इनके इंटरेक्शन के साथ साथ इन पर किन किन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, क्या उनमें इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी भी हम एक इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। कहने तात्पर्य है कि जो इकोसिस्टम है वो भी अलग अलग स्थान का, अलग अलग प्रकार का होता है, अर्थात वो भी वेरिएबिलिटी को शो करता है इकोसिस्टम कि किस प्रकार की प्रजाति, किस प्रकार की स्पीसीज कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। इस चीज को हम इसमें सीख जाते हैं। कह सकते हैं इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है एक हब है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, क्या वो एनिमल्स हो और क्या वो प्लांट्स हो। इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जब कोई प्लांट या एनिमल किसी पूरे संसार के क्षेत्र विशेष में पाया जाता हो, तो ऐसी प्रजातियों को हम कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। समझ गए होंगे, पूरे संसार के क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्लांट एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उसको हम कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। और अब हम बात करते हैं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब हुआ कि जैव विविधता को कहाँ पर खतरा है। मानव समाज में कई तरीके से अपने को लाभ पहुंचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है कि जीवों की मारना चालू किया है, उनकी स्किन को निकालना चालू किया है, उनके जो बोन्स हैं उनको निकालना चालू किया, उनके टीथ को लेना चालू किया और उसको बर्ड ट्रेड के रूप में एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचना चालू कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी पर दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता ही गया और ये खतरा यहाँ तक हो गया कि जो क्षेत्र प्रतिबंधित था उन क्षेत्रों में रहते हुए जीवों को भी मारना चालू किया, जिसको हम पोचिंग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर शहर में हो, तो वो जंगलों को काटता है और हर कोई चाहता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, तो भी वो जंगलों को काटता है। कहने का मतलब है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें हर तरीके से पौधों को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के हैबिटेट को बर्बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार से बहुत थ्रेट्स है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और ऐसी तमाम सी मानव की प्रक्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के तहत भी तमाम जीव जंतु और वहां पर रहने वाले पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा खतरा मानव की एक्टिविटी की वजह से होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और क्यों है, उससे कारण ये है, सबसे पहली बात कि रिसोर्सेज दीज आर द सोर्स ऑफ यूजफुल मटेरियल्स लाइक दैट टिम्बर, रेजिन, गम, तमाम चीजें, लकड़ी जो भी हमको पौधों से प्राप्त होती है उन सब के बहुत अच्छा सोर्सेज का काम करते हैं। हमारे जो भी फॉरेस्ट हैं। दूसरा हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। हम ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और जिस प्रकार से हमारा जहाँ हम रहते हो मेरा घर है, उसी प्रकार इन जीवों के लिए भी ये घर होता है। और घर की मीन्स होता है हैबिटेट, अर्थात जितने भी हमारे जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के लिए फॉरेस्ट एक अच्छे हैबिटेट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आता है
कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन एंड कंजर्विंग द अंडरग्राउंड वाटर। जहां जहां प्लांटेशन हुआ है, जहां जहां जंगल फॉरेस्ट हैं, वहां वहां ऐसा देखा गया है कि कितनी भी तीव्र गति से पानी का बहाव हो, कितना भी पानी का करंट हो, वहां पर मिट्टी का कटाव कम से कम होता है, अर्थात रिमूवल ऑफ सॉइल को ये हमेशा रोकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन पर अधिक से अधिक प्लांटेशन होना चाहिए, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, फॉरेस्ट का है। इसी के साथ साथ ये हमारे जो सॉइल इरोजन को रोकने के साथ साथ ये सॉइल वाटर कंजर्विंग वाटर है, उस पानी को भी संरक्षित करते हैं, बहने से रोकते हैं, और वो हमारे पौधों के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, हम जिसे प्राणवायु के रूप से जानते हैं। सभी जीवों को इसकी जरूरत पड़ती है, और ये सबको देने का काम कौन करता है, हमारे ग्रीन प्लांट्स और विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। अर्थात फॉरेस्ट प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए एक बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, और इसके साथ साथ जो जीवों से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम भी सबसे बड़ा कौन करता है, फॉरेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। सभी जानते हैं पौधे अपनी पत्तियों द्वारा या एरियल पार्ट द्वारा वाटर का इवोपरेशन करते हैं, वेपराइजेशन होता है, या लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस कौन कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं। जब प्लांट ट्रांसपिरेशन करेंगे तो बादल बनते हैं, बादल बनने से बरसात होती है, और इस बरसात के द्वारा ये जो वाटर साइकिल है वो तमाम वाटर बॉडीज का पानी वेपराइज होता है, प्लांट्स के द्वारा वेपराइज होता है, और जो क्लाउड बन के नीचे आती बरसात होती है, इससे पूरी पृथ्वी पर पानी का जो लेवल है वो मेंटेन बना रहता है। इस तरीके से ये बरसात को कराने में भी, रेनफॉल खूब हो, इसमें भी इनकी बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल द वर्ड्स। और क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट समझाए हैं, इसको आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों का कटना। जंगलों का कटना क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के बढ़ने से उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। वो चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज लग जाएं, हमारे मकान बने होने चाहिए, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए या पूर्ण करने के लिए वो जंगलों को काटना प्रारंभ करते हैं। दूसरा, उनको खाने के लिए जमीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जमीन नहीं होगी तो भोजन का के लिए अनाज का उत्पादन कहाँ से होगा, इसलिए भी जंगलों को काटना चालू कर देते हैं। अब तक कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ए फील्ड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पौधों को काटना, उसको प्लांट्स को काटना, हटा देना पृथ्वी से, क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसी के साथ साथ आता है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारी मानव जाति पर कैसे दिखाई देता है, इसको हम देखेंगे। कि सबसे पहले होता है सॉइल इरोजन। जब किसी स्थान विशेष के जंगली पौधे काट दिए जाते हैं तो पानी की तेज धार के द्वारा उस स्थान की जो टॉप सॉइल होती है, जो उपजाऊ सॉइल होती है, जो उपयोगी मिट्टी होती है, वो वहां से हट जाती है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन, बाय विंड हो, बाय एयर हो, या बाय एनिमल एक्टिविटीज हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन के लिए सबसे बड़ा कारण जो है क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, पहला कारण। दूसरा, कभी कभी सॉइल इरोजन के साथ साथ वो स्थान की जमीन एक लंबे समय तक वहां कोई पौधा नहीं उगता है, और जब कोई पौधा तैयार नहीं होता है तो ऐसी जो भूमि है, ऐसी जमीन है, वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ चलती है। डिजर्टिफिकेशन डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई भी वनस्पति तैयार होती नहीं है। सबसे बड़ा कारण हो गया। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बरसात होती है, बरसात होने से जो पानी कंटिन्यू बहता रहता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी की एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन पावर कम होने का प्रभाव ये पड़ता है कि जो वाटर लेवल होता है वो ऊपर ना करके बहुत नीचे चला जाता है, और इससे हमारे भविष्य में जो पानी की जो बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी, अगर डिफॉरेस्टेशन कायदे में तो हमको नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है कि जब हमारे डिफॉरेस्टेशन का एक कारण ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है कि जो हमारे पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जीवों द्वारा निकाली कार्बन डाइऑक्साइड और पौधा छोड़ी ऑक्सीजन को लेते हैं, वो बैलेंस बिगड़ जाता है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि गर्मी दिनों दिन प्रति साल क्या होती बढ़ती जाती है, और उसका प्रभाव तो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम बढ़ते जाते हैं। इसी के साथ साथ एक पॉइंट इसमें और भी है, जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जो रहते हैं किसी स्थान विशेष पर जंगलों में रहते हैं, उन रहने वाले जंगलों में जीवों का आवास अर्थात घर छिन जाता है, और उनके लिए रहने के स्थान नहीं रहता। सर, ये भी एक कारण है जिसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है डिफॉरेस्टेशन होने से।